गुस्सा आ सकता है आपको। मुझे ये बात समझ नहीं आया, Lenovo Legion Y70 को जब मोटोरोला रीब्रांड करा मोटोरोला एज 70 मैक्स बनाकर, तो यार वैसे स्पेसिफिकेशंस क्यों नहीं दिया जो Lenovo Y70 में मिलता है। आगे आपको पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल मुद्दे की बात ये है, Vivo X200T और मोटोरोला एज 70 मैक्स दोनों सेम प्राइस रेंज में है, 60,000 रुपए। हाँ, मुझे पता है 55,000 रुपए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। Vivo X200T का बेस वेरिएंट है 12GB 256GB, 60,000 रुपए, लेकिन एज 70 मैक्स का बेस वेरिएंट है 8GB, वो 55,000 में लॉन्च हुआ, लेकिन उसका 12GB रैम वाला वेरिएंट तो है 60,000 रुपए। बंदों में कंफ्यूजन ये है दोनों में से कौन से फोन को खरीदे, लेकिन यार इस वीडियो को देखो, आपको कंफ्यूजन एकदम क्लियर करके मैं दूंगा, और साथ में OnePlus 15R iQOO 15R को भी लपेट लेंगे हम लोग। डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। एज 70 मैक्स में 6.8 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन वाला, जिसको आप क्वाड HD प्लस कह सकते हो, फ्लैट डायनेमिक एमोलेड 2X, मजाक कर रहा हूं यार, प्लास्टिक ओलेड मिलता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ LTPO डिस्प्ले है, और यहाँ पर 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, 2160 हर्ट्ज का PWM है, 510 का PPI मिल जाता है, 10 बीट के कलर्स हैं, HDR10 प्लस का सपोर्ट है, और यहाँ पर 7000 नीट्स के आसपास का पीक ब्राइटनेस मिलता है, और हाई ब्राइटनेस मोड मान के चलो 1800 नीट्स के आसपास होगा। लेकिन यार मजे की बात है, मोटोरोला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i का प्रोटेक्शन देता है। भाई मार्केटिंग में विक्टस घुसा दो, प्रीमियमनेस खुद ब खुद आ जाएगा। असल में ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है, बस मार्केटिंग के लिए विक्टस लगा दिया है। उसी जगह Vivo X200T में 6.67 इंचेस का 1.5K रेजोल्यूशन वाला भरोसेमंद BOE का Q10 फ्लैट LTPS AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 2160 हर्ट्ज का PWM है, 300 हर्ट्ज के आसपास का टच सैंपलिंग रेट है, इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाता है, DCI P3 कलर गैमेट है, 10 बीट के कलर्स हैं, डॉल्बी विजन है, HDR10 प्लस है, 5000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 1600 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, 460 के आसपास का PPI मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के लेवल का डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलता है, वैसे स्कॉट या फिर क्रिस्टल ग्लास प्रोटेक्शन भी कह सकते हो। साधारण शब्दों में समझाऊं तो दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले बहुत अमेजिंग है, कमाल की चीजें देते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर खुजली है दोनों में बेहतर कौन है ये बता दो, तो यार मोटोरोला एज 70 मैक्स का डिस्प्ले बहुत बेहतर है। वहां पर ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है, ज्यादा अच्छा ब्राइटनेस लेवल मिलता है, वो ज्यादा औकात रखता है, समझ गए ना। उस पर अगर कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, गेमिंग करोगे, बहुत मजा आएगा। बट मुद्दा वही है, दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले अच्छे हैं, कोई 19 है तो कोई 20 है, इतना बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा, इस बात को समझो। और यार अगर आप लंबे टाइम के लिए ले रहे हो कोई फोन, तो एक अच्छा ब्रांड का डिस्प्ले भी मैटर करता है। एज ऑफ नाउ अभी तक तो मुझे नहीं पता चला कि मोटोरोला ने कौन से ब्रांड का डिस्प्ले यूज किया है, बट यार अगर मैं अपना पर्सनल चॉइस बताऊं तो मुझे यार BOE Q10 ज्यादा अच्छा लगता है, X200T का डिस्प्ले मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा ये चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है। कैमरास के ऊपर चर्चा करते हैं। एज 70 मैक्स में नाम का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 60,000 रुपए का फोन होकर भी इसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड है, सोनी लाइटिया 710 का सेंसर है, OIS मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तीसरा कैमरा ऑक्सिलरी लेंस है, और सेल्फी मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का। मेन कैमरा से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, सेल्फी से भी 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन जानते हो मजे की बात क्या है, Lenovo Legion Y70 में 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता था, पता नहीं मोटोरोला ने क्यों हटा दिया उसको। उसी जगह Vivo X200T में प्रॉपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, सोनी लाइटिया 700 या फिर सोनी IMX 921 भी कह सकते हो, OIS के साथ। ये जो मेन कैमरा है इसमें Vivo का स्पेशल VCS टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, सैमसंग के JN1 कैमरा सेंसर के साथ, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाता है, सोनी IMX 882 कैमरा सेंसर के साथ, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, सैमसंग के KD1 कैमरा सेंसर के साथ, Zeiss कोलैबोरेशंस मिल जाता है, Zeiss ऑप्टिक्स, Zeiss के लेंस टी कोटिंग, Zeiss के एल्गोरिथमिक चेंजेस, और यार मेन कैमरा से 3x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, 100x
डिजिटल जूम कर सकते हो, 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे सेल्फी से, और मेन कैमरा से भी इजीली 4K में वीडियोस बना सकते हो। देखो गलती मत करना, क्योंकि एज 70 मैक्स के वीडियोस अगर आप देखोगे जो कोलैबोरेशन वीडियोस हैं, तो यार उसमें ज़्यादातर क्रिएटर्स आपको तारीफ करते हुए ही मिलेंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, कलर्स को बूस्ट कर दिया गया है, या फिर वगैरह वगैरह की चीज़ें। देखो वो काम है, सब लोग करते हैं। रियलिटी में तभी आपको पता चलेगा जब आप स्टोर पर जाकर देखोगे, या फिर खुद से आपको एहसास होगा तब, या फिर कोई मेरे जैसा क्रिएटर जिसके पास थोड़ा सा पैसा आए वो खरीद के रिव्यू करे, समझ गए ना। तो वो सब चीज़ों पे तो यकीन मत करो जब तक आप खुद से ना देख लो। लेकिन इससे तो एक बात क्लियर है भाई, कोई भी बोल देगा X200T के कैमरास बहुत बेहतर है एज 70 मैक्स से, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट OnePlus 15R से भी, iQOO 15R से भी। परफॉर्मेंस के ऊपर चर्चा करते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में UFS 4.1 LPDDR5X रैम टाइप का सपोर्ट है। लेकिन जानते हो मजे की बात क्या है, ये जो Lenovo Legion Y70 है ना, उसमें यार और फास्टर रैम मिलता था, लेकिन मोटोरोला ने एज 70 मैक्स में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है, जबकि Vivo X200T में MediaTek Dimensity 9400 प्लस मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो MediaTek Dimensity 9400 प्लस ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के कंपैरिजन में। वो ज़्यादा बेहतर गेमिंग आपको करवा सकता है। वो एक ट्रू सुपर अनलॉक्ड फ्लैक्सी प्रोसेसर था MediaTek का, जबकि 8 Gen 5 समझ गए ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8 Gen 5 के पास ताकत नहीं है, वो नेक टू नेक टक्कर देता है MediaTek Dimensity 9400 प्लस को। वो आप पे निर्भर करता है कि आप स्नैपड्रैगन की तरफ जाओगे कि MediaTek की तरफ जाओगे। अगर मैं अपना ओपिनियन झाड़ू, मैं गेमिंग बहुत करता हूँ और MediaTek के प्रोसेसर्स बहुत अच्छा गेमिंग करवा देते हैं। वो गेमिंग के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। खासकर ये जो प्लस वेरिएंट्स होते हैं वो तो और तगड़ा FPS देते हैं और अच्छे सेटिंग्स अनलॉक्ड होते हैं। तो मैं तो X200T को चुनूंगा। अरे हाँ, बताना भूल गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है मेरे भाई, तो सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। देखो मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें गायब हैं। देखो एज 70 मैक्स में ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 5500 mm स्क्वायर का VC कूलिंग चेंबर है, काफ़ी बड़ा बैटरी मिलता है 7100 mAh का, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 25 वॉट के मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। अब आप सोचोगे सफियान भाई ये तो एप्पल का टेक्नोलॉजी था ना, मैग्नेटिकली सब कुछ चिपक जाता है पीछे। देखो यार ये Lenovo का कमाल है। मजे की बात क्या है पता है, Lenovo Legion Y70 में 8000 mAh बैटरी मिलता था। पता नहीं मोटोरोला ने छोटा क्यों कर दिया। बैटरी की बात हो रही है, आपको क्या लगा? वैसे Android 16 मिलता है, 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे, NFC है, Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6.0 है, eSIM का सपोर्ट है। और यार सैडली यहाँ पर IR सेंसर नहीं मिलता है, लेकिन डेडिकेटेड AI बटन मिल जाता है। सच कहूँ तो IR सेंसर होना चाहिए था, टीवी, AC इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद हो जाता है। लेकिन दोस्त Vivo के पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं। 3D अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, बारिश में बहुत ही आराम से काम करता है, काफ़ी सिक्योर है ऑप्टिकल के कंपैरिजन में, और बहुत ही फास्ट है। काफ़ी मज़ा आएगा यूज़ करके, इसका पोजीशन भी काफ़ी अच्छे जगह पे रहता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और यहाँ पर 3D VC कूलिंग चेंबर मिल जाता है, 6200 mAh बैटरी है, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन 40 वॉट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। Android 16 मिलता है ओरिजिन OS के साथ। कमाल के AI फीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन भाई 5 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, 7 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिलेंगे, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IR सेंसर, eSIM का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं भाई X200T में। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने पर्सपेक्टिव को जबरदस्ती आपके ऊपर थोपे, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं अपनी चाहतों को कंट्रोल करो, पहचानो चीज़ों को कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है और क्या मुझे फ़र्क महसूस कराएगा। जैसे कि 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़रूरी है, ज़्यादा सिक्योर है, नए ज़माने का चीज़ है। ज़्यादा लंबे अपडेट्स आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक फ़ोन यूज़ करने पे मजबूर करेंगे, 5-6 साल तक अच्छे तरीके से फ़ोन को यूज़ करोगे। लेकिन उसी जगह 7000 mAh बैटरी के चक्कर में जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप बड़ी बैटरी की तरफ भाग जाते हो बिना ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ों पे ध्यान दिए जो आपको फ़र्क महसूस करवाएंगे, जैसे कि IR सेंसर हो गया। तो ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, बाकी आप ये डिसाइड करो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपको फ़र्क महसूस करवाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो
फटाक से बिल्ड और डिजाइन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में ग्लास बैक मिलता है, दोनों स्मार्टफोन्स में मेटल फ्रेम है, दोनों स्मार्टफोन्स में IP69 का रेटिंग मिल जाता है। बिल्ड वाइज दोनों स्मार्टफोन्स परफेक्ट हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आगे पीछे दोनों ही फोन्स में मिल जाता है, अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। ये बात कहूँ तो बिल्ड वाइज कोई कमी नहीं है दोनों फोन्स में। अच्छा चलो ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। 60,000 रुपए में कौन सा फोन अभी खरीदना चाहिए, आज अभी इसी वक्त? उससे पहले इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए? देखो, अगर मैं आपकी जगह होता Vivo X200T को खरीदता। मुझे लंबे टाइम तक फोन चलाना है, लंबे अपडेट्स चाहिए, Vivo का भरोसा चाहिए, तगड़े कैमरा चाहिए, ऐसे फोटोज खींचूं जैसे भी खींचूं, बढ़िया फोटो आए, बढ़िया वीडियो आए, मेरे को अच्छा डिस्प्ले भी मिल जाता है और भाई परफॉर्मेंस वाइज तो वो फोन बवाल है। ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर आपके अंदर गेमिंग करने का खुजली है, आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, बजट टाइट है, iQOO 15R ले लो या फिर OnePlus 15R ले लो। दोनों फोन्स अच्छे हैं। वैसे मैं बता दूं, ये सारे फोन्स जितने भी मैंने नाम लिए उनके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं बहुत ही जल्द। यहाँ पर मैं टैग कर दिया हूँ X200T को, खरीद लो जाकर। और यार अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आओ, अच्छे से बातचीत कर लेंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।